जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। और ये प्रश्न हमारे झारखंड में जो अभी 2026 में एग्जाम हुआ है पीजीटी का, उसके हैं, जो पहली बार में हुआ था। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, 19वीं सदी में समाजशास्त्र के आधुनिक अनुशासन विकास के लिए महत्वपूर्ण पॉजिटिविज्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, अर्थात प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत किसने दिया है। तो प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत देते हैं अगस्त कांटे। 150 क्वेश्चन है, इसलिए केवल और केवल हम आंसर देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसके 3 स्टेजेस के नियम ने तर्क दिया कि समाज के 3 चरणों से गुजरा है। लॉ 3 स्टेज किसका है? तो अगस्त कांटे का है, जिसमें इन्होंने धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद की बात कही है। अगला है, किस जर्मन विद्वान के द्वारा समाज में परिवर्तन को समझने के लिए सामाजिक क्रिया और मूल्यों के अध्ययन, तो सामाजिक क्रिया और मूल्यों का अध्ययन महत्वपूर्ण माना है। तो सामाजिक क्रिया और मूल्यों के अध्ययन के लिए मैक्स वेबर महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है, किस जर्मन समाजशास्त्री के कार्य को प्रारंभिक आधुनिक यूरोप में पूंजीवाद और आधुनिकता के उदय को समझने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो प्रारंभिक यूरोप में पूंजीवाद और आधुनिकता के बारे में किसने विचार दिया है? तो ये मैक्स वेबर। अगला है, किस अंग्रेज समाजशास्त्री को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश की रचयिता माना जाता है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात जो है चार्ल्स डार्विन कहते हैं, और उसको समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर इम्प्लाई करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रारंभिक समाजशास्त्री है जो समाजशास्त्र पर विकासवादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं? तो उद विकासवादी दृष्टिकोण की बात किसने की है? तो हर्बर्ट स्पेंसर करते। अगला है, कौन सा प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री और दार्शनिक था जिसने समाजशास्त्र में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म दृष्टिकोण को विकसित किया है? तो जीएच मीड को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जनक माना जाता है। वैसे शब्द को किसने दिया था? तो हर्बर्ट ब्लूमर जो है जीएच मीड के शिष्य थे, उन्होंने शब्द को दिया था। अगला है, कौन निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी समाजशास्त्री और नागरिक अधिकारकर्ता थे? तो इसमें से कौन है सिविल राइट एक्टिविस्ट? कौन है? तो अमेरिकी समाजशास्त्री और नागरिक अधिकारकर्ता थे, तो डब्ल्यू.ई.बी. डुबोइस थे। तो इनकी द्वैध चेतना की जो है कॉन्सेप्ट है जो कि पूछी जाती है डुबोइस की। अगला है, कौन अमेरिकी समाजशास्त्री है जिसने अमेरिकी जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना की है? अमेरिकी जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना, तो अमेरिकी जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना कौन करते हैं? डब्ल्यू स्माइल। कौन करते हैं? डब्ल्यू स्माइल करते हैं। स्मॉल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी समाजशास्त्री सामाजिक समूह, सामाजिक हितों और सामाजिक नियंत्रण के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? तो सामाजिक समूह, सामाजिक हित और सामाजिक नियंत्रण का अध्ययन किसने किया? तो A.W. स्मॉल जो है करते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के अनेक किसके माध्यम से सामाजिक व्यवहार और सामाजिक परिवर्तन के पैटर्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अंतर्दृष्टि प्राप्त की जा सकती है? किसका? सामाजिक व्यवहार और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए। तो जब अनेक विचारों को मानते हैं तो वह क्या होता है? हमारा पैराडाइम होता है। क्या होता है? पैराडाइम्स, प्रतिमान होते हैं जिसके माध्यम से हम सामाजिक व्यवहार और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो पैराडाइम्स की बात कौन करते हैं? तो पैराडाइम्स 11 पैराडाइम्स की बात बताई है किसने? R.K. मर्टन ने। अगला है, किसके सामाजिक संगठन का एक चरम रूप
परिभाषित किया जाता है जिसमें व्यक्ति की स्थिति वंश और जन्म द्वारा निर्धारित होती है। तो वंश और जन्म के द्वारा निर्धारित होती है, तो यह जाति है। क्या है? जाति। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह सामाजिक के उस समूह को संदर्भित करता है कि समाज के भीतर समान आर्थिक स्थिति और संसाधनों तक पहुंच। तो ये मैक्स वेबर बात करते हैं वर्ग को डिफिनेशन करने के लिए कि समाज में वह समूह होता है जिसका समाज के भीतर समान आर्थिक स्थिति और संसाधनों तक पहुंच होता है, तो उसको उन्होंने वर्ग कहा। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने वर्ग को उत्पादन के तरीकों के साथ जोड़ा है? किसके साथ? उत्पादन की बात कौन करते हैं? तो उत्पादन की बात करते हैं कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने उत्पादन के आधार पर दो वर्गों की बात की है, पूंजीपति और सर्वहारा। ठीक। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी प्रणाली में दो प्रमुख वर्ग हैं, डैश 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 और प्लोरिटेरिएट। तो इन्होंने बुर्जुआ और प्लोरिटेरिएट, बुर्जुआ मतलब पूंजीवादी और प्लोरिटेरिएट की बात करते हैं, तो उसको इन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा है। अगला है, कार्ल मार्क्स के अनुसार ऐतिहासिक और सामाजिक परिवर्तन का मुख्य प्रेरक शक्ति है। तो इन्होंने कहा परिवर्तन कैसे होगा? परिवर्तन वर्ग संघर्ष के माध्यम से होगा। कैसे होगा? वर्ग संघर्ष के माध्यम से, कार्ल मार्क्स के अनुसार। अगला है, किसके साझा और वर्गीय हितों और शोषण की जागरूकता कहा है? तो किसके माध्यम से जागरूकता आएगी? तो वर्ग चेतना के माध्यम से आएगी। वर्ग चेतना जब साझा होगा, अपने हितों के प्रति चेतन होंगे, तो वह शोषण के प्रति जागरूक होंगे और उसके बाद तब वर्ग संघर्ष करेंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। हाँ। अगला है, किस विद्वान की वर्ग की समझ आर्थिक पहलू से परे और सामाजिक सांस्कृतिक आयामों को शामिल करता है? सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। तो मैक्स वेबर ने कार्ल मार्क्स की आलोचना करते हुए आर्थिक पहलू के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू की भी चर्चा की। इन्होंने पूंजीवाद और धर्म के संबंध की बात की है। अगला है, किसे महिलाओं और पुरुषों की सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ी सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो महिला और पुरुष को हम जेंडर के माध्यम से विभाजित करते हैं। किसके माध्यम से? जेंडर के माध्यम से। अगला है, किसे अन्य सभी सामाजिक पहचान की तरह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित किया जाता है? तो अभी ऊपर हमने प्रश्न पढ़ा है, तो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान में सामाजिक सांस्कृतिक रूप से किसे निर्मित किया जाता है? तो जेंडर। और इसके अलावा एक शब्द लैंगिकता के लिए प्रयोग किया जाता है, सेक्स। तो ये हमारा जैविक है, और जबकि जेंडर या लैंगिकता जो है हमारा, वह हमारा सामाजिक होता है, जब सामाजिक तो याद रखिएगा। अगला है, लैंगिकता और समाज का अंतः विषय अध्ययन किस प्रकार के समाजशास्त्र से संबंधित है? तो लैंगिकता और समाज का अंतः विषय किस प्रकार के समाजशास्त्री तो नारीवादी अध्ययन से संबंधित होता है। अगला है, समाजशास्त्री जाति का अध्ययन किस प्रकार निर्माण के रूप में करते हैं? तो समाजशास्त्री जो है जाति को किस प्रकार की श्रेणी में रखते हैं या निर्माण में रखते हैं, तो उसको सामाजिक रूप से अध्ययन करते हैं। अगला है, किसने तर्क दिया है कि सामान्य ज्ञान सीमित अनुभवों पर आधारित है, इसीलिए समाजशास्त्री अध्ययन के लिए अकेला आधार नहीं हो सकता है? तो अकेला आधार नहीं हो सकता है, ये कहते हैं हमारे आंद्रे बेते कहती हैं कि सामान्य ज्ञान सीमित अनुभवों पर आधारित होता है, इसलिए समाजशास्त्र में केवल सामान्य ज्ञान के आधार नहीं बनाया जा सकता है। आंद्रे बेते।
अगला है, समाज की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक संस्थाओं में कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक संस्था है परिवार। अगला है, किसे सामाजिक संस्थाओं के नियमों, संबंधों, पैटर्न का संगठित स्थापित सेट कहा जाता है, जो मिलकर समाज बनाते हैं और व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं? तो इसको सामाजिक संरचना कहते हैं। क्या? सामाजिक संरचना कहते हैं। अगला है, इमाइल दुर्खीम ने किस प्रकार की वे क्रियाएं कहा जो व्यक्तियों के दैनिक विकल्पों और क्रियाओं का मार्गदर्शन करती हैं? किसे कहा? समाज की वे क्रियाएं कहा जो व्यक्ति के दैनिक विकल्प और क्रियाओं का मार्गदर्शन करती हैं, तो उसको उन्होंने सामाजिक तथ्य के रूप में बताया है। किसने? दुर्खीम ने। अगला है, सामाजिक संरचना। मैक्स वेबर ने सामाजिक संरचना को किसके और उनकी क्रियाओं व मूल्यों से माना हुआ है? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक संरचना के किसके और उनकी क्रियाओं और मूल्यों से बनी हुई माना है? तो मैक्स वेबर ने व्यक्ति को महत्व दिया। किसको? व्यक्ति। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, छोटे समाजों का गुणात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? जबकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों और संस्थाओं का अध्ययन करता है। जब हम छोटे समाज या जनजाति समुदाय का अध्ययन करते हैं तो वह हमारा कहाँ पे अध्ययन होता है? तो वह सामाजिक मानव शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक प्रसिद्धि भारत समाजशास्त्रियों में कौन था? तो भारतीय समाजशास्त्रियों में प्रारंभिक प्रसिद्धि एम एन रॉय को मिली हुई। तो ये कहाँ से जुड़े हुए हैं? तो ये कोलकाता से जुड़े हैं। कहाँ से? कोलकाता से। अगला है, किस अवधारणा का फोकस अक्सर समाज की तीव्र भौतिक और तकनीकी प्रगति पर होता है? तो कहाँ भाई तीव्र और भौतिक तकनीकी प्रगति होता है? तो उसको हम सभ्यता कहते हैं। हाँ, भौतिक वस्तुओं को सभ्यता कहते हैं, जबकि कल्चर, मूल्य, वैल्यू, इन सब चीज़ों को, अमूर्त चीज़ों को संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। अगला संस्थाएं और सामाजिक भूमिकाएं के प्रकार, मतलब किसके दो प्रमुख तत्व हैं? तो संस्थाएं हो गई, सामाजिक भूमिकाएं हो गई, ये हमारी सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व हैं। अगला है, किसने सामाजिक संरचना को भौतिक दृष्टिकोण और आर्थिक नियतिवाद के माध्यम से देखा है? तो भौतिक दृष्टिकोण और आर्थिक नियतिवाद के माध्यम से कौन देखते हैं? तो कार्ल मार्क्स देखते हैं। अगला है, जाति व्यवस्था किस प्रकार की सामाजिक संरचना का उदाहरण है? तो जाति व्यवस्था में हायरार्की या पदानुक्रम देखने को मिलता है। अगला है, कौन से विद्वान ने तर्क दिया कि सामाजिक संरचनाएं लैंगिक होती हैं, पितृसत्ता को बनाए रखती हैं? तो नारीवादी मानती हैं कि जो सामाजिक संरचना है वह लैंगिक होते हुए मतलब केवल एक ही लिंग को बढ़ावा देती हैं और पितृसत्ता को बनाए रखती हैं। अगला है, सार्वभौमिक और विशेषात्मक सहित 4 प्रकार की सामाजिक संरचना की किसने पहचान की है? तो सार्वभौमिक और विशेषात्मक सहित 4 प्रकार की सामाजिक संरचना की बात करते हैं, टालगट पार्सन्स करते हैं। अगला, इनमें से किसने अक्सर गतिशीलता के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक माना जाता है? तो शिक्षा माध्यम से हम गतिशीलता करते हैं। अगला है, किसे संरचनात्मक बाधाएं बनाने वाले कहा जाता है? जो व्यक्तियों और समूहों की गतिशीलता को सीमित करती है। तो भेदभाव है जो कि किसी व्यक्ति की गतिशीलता वगैरह को सीमित कर देता है, और संरचनात्मक भेदभाव खास करके जाति के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है संरचनात्मक बाधा के लिए। अगला है, प्रसूति के कारण कैरियर ब्रेक के बाद महिलाएं अपने कार्यस्थल के निचले स्तर पर लौटती हैं, यह किस प्रकार की गतिशीलता का उदाहरण है? तो भाई कई बार कैरियर छुट्टी लेने के बाद वो फिर से स्टार्ट करती हैं, तो वहाँ ऊर्ध्वाधर निम्न हो जाता है। क्या होता है? डाउनवर्ड वर्टिकल, नीचे आ जाती है। अगला है, कौन सा गतिशीलता का सिद्धांत तर्क देता है कि औद्योगिक समाज में ऊर्ध्वगामन अधिक होता है? तो
एब्सोल्यूट अर्थात निरपेक्ष सिद्धांत यह मानता है कि औद्योगिक समाज में ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता देखने को मिलती है ऊपर की ओर। अगला है कौन सा सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता के प्रमुख सिद्धांतकार होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विचार है तो सोरोकिन का। इनके गतिशीलता या परिवर्तन के सिद्धांत को कहते हैं सीमा का सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, अंतर्निहित सिद्धांत, कई नामों से जाना जाता है। अगला है एक क्लर्क का प्रबंधक बना किस प्रकार की गतिशीलता। तो एक क्लर्क है वह प्रबंधक बनता है तो वह किस प्रकार की गतिशीलता है। तो क्लर्क था तो वो इंट्रा इंट्रा मतलब अंतः पीढ़ी गतिशीलता होगी उसकी, अंतः पीढ़ी गतिशीलता, इंट्रा नेशनल। ठीक। अगला है किस सिद्धांत में सामाजिक गतिशीलता के मौजूदा असमानता को बनाए रखती है। प्रकार्यवादी मानते हैं कि भैया सब चीज़ें अच्छी चल रही हैं, जो असमानता है वो समाज की ज़रूरत है और प्रकार्यात्मक है, तो यह समाज को स्थिर मतलब मानता है और गतिशीलता को ज़्यादा भाव नहीं देता है। तो प्रकार्यवादी सिद्धांत कि सब बढ़िया चंगा है। अगला है सामाजिक गतिशीलता में व्यवसाय, आय और किसके जैसे संकेतों के माध्यम से मापा जाता है। तो सामाजिक गतिशीलता को व्यवसाय, आय और शिक्षा के माध्यम से देखा जाता है। अगला है किसके सामाजिकरण के सिद्धांत में आत्म विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पे जोर दिया गया है। तो आत्म या स्व के विकास पे सामाजिक अंतःक्रिया पे कौन जोर देते हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीट। अगला है किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत दिया है। तो सामाजिकरण के सिद्धांत में लुकिंग ग्लास सेल्फ थियरी हमारी चार्ल्स हर्टन को लेकर है। अगला है लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत की काल्पनिक प्रतिक्रियाओं और किस पर जोर देती है। तो काल्पनिक प्रतिक्रिया और वाह्य मूल्यांकन पर जोर देती है। वाह्य अर्थात समाज के मूल्यांकन पर जोर देती है। अगला है अगस्त काम्टे कौन सा सिद्धांत विकसित किया है कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की वकालत करता है। तो प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म। अगला है किसमें तर्कवाद और अनुभववाद के तत्व शामिल होते हैं। तो प्रत्यक्षवाद में तर्कवाद और अनुभववाद शामिल होता है। अगला है किसके सिद्धांतों में समाजशास्त्रिक कार्यवादी विचारक को आकार दिया है। तो उसने प्रकार्यवादी विचार दिया है। तो आर के मर्टन ने प्रकार्यवादी विचार को एक अच्छा आकार दिया है और प्रकार को अच्छे से व्याख्या किया है। पार्सन्स के शिष्य थे, इन्होंने पार्सन्स की है आलोचना करते हुए प्रकार्यवादी की विस्तृत व्याख्या। अगला है जेफरी अलेक्जेंडर किस समाजशास्त्री को बहुआयामी दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। तो जेफरी अलेक्जेंडर को जो है नौ प्रकार्यवादी समाजशास्त्री के रूप में बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। अगला है कौन सा सामाजिक प्रणालियों में संघर्ष और अनिश्चितता को महत्वपूर्ण देता है। संघर्ष और अनिश्चितता को महत्वपूर्ण देता है। देखिए यहाँ वैसे तो अगर द्वंद्ववाद होता, मार्क्सवाद होता तो वो भी क्वेश्चन सही होता, लेकिन अगर नहीं है तो नौ प्रकार्यवाद जो है संघर्ष और अनिश्चितता को महत्वपूर्ण स्थान देता है प्रकार्यवाद की आलोचना में करते हुए। कहा कि प्रकार्यवाद में संघर्ष और अनिश्चितता परिवर्तन को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, इस कारण इन्होंने दिया। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा नियो फंक्शनलिज्म। अगला है फूको की कौन सी अवधारणा आधुनिक समाज की निरंतर आत्मनिगरानी और आंतरिक आत्मनिगरानी का वर्णन करता है। तो निरंतर आत्मनिगरानी और आंतरिक फूको। तो फूको ने पैनाटिक्सिज्म जो कहा है निगरानी समाज, इसमें कहा कि आधुनिक समाज में जो होता है हर जगह सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं निगरानी के लिए होते हैं। और इसके पहले इन्होंने कहा कि भैया जो कारागार का इन्होंने उदाहरण दिया था पागलपन में, उसमें भी कहा कि निगरानी होती है, बड़े बड़े टावर लगाए जाते हैं। तो इस तरह की हर जगह बड़े बड़े आज सोसाइटी वगैरह हो गए, वहाँ निगरानी के लिए गार्ड रखे जाते हैं। तो उसी को इन्होंने पैनाप्टिक्सिज्म कहा है, आंतरिक और
आत्मीकरण। अगला है, किसने तर्क दिया कि कामुकता को शक्ति के वक्तव्य के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है? तो किसने कहा कि फूको ने कहा कि कामुकता को शक्ति के वक्तव्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है, किसके सिद्धांतों के परीक्षण को अनुभवजन्य साक्ष्य के माध्यम से शामिल किया जाता है? तो वैज्ञानिक विधि को अनुभवजन्य साक्ष्य का महत्व होता है। अगला है, किस समाजशास्त्री का विश्लेषण समाजशास्त्री किसका विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है? तो डेटा का विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। अगला है, किस विद्वान के द्वारा जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे अनुभवजन्य विज्ञानों का प्रभाव था देखा जाता है? तो अगस्त काम्टे जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान जैसे विज्ञानों से अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों से ज़्यादा प्रभावित थे, जिससे इन्होंने सोशियोलॉजी शब्द कहा है। पहले तो इन्होंने सोशल फिजिक्स कहा था, उसे 1838 में चेंज करके सोशियोलॉजी दिया। अगला है, किसने तर्क दिया कि समाजशास्त्र कभी भी पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता? तो समाजशास्त्र पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। जो ये आर्गुमेंट है यहाँ होना चाहिए था क्या? मैक्स वेबर का स्टेटमेंट है, मैक्स वेबर का। ठीक, तो ये जो है यहाँ थोड़ा सा चूक कर दिया है आंसर में, तो ये मैक्स वेबर यहाँ इसका आंसर होगा कि मैक्स वेबर देते हैं कि समाजशास्त्र पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ नहीं होता, अर्थात इन्होंने प्रत्यक्षवाद की आलोचना की। अगला है, इनमें से कौन सा विधि एक कदम नहीं है? तो विच ऑफ दिस नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड? वैज्ञानिक विधि का एक कदम नहीं है। तो अनुसंधान होता है, परिकल्पना बनाना होता है, डेटा की व्याख्या होता है, लेकिन क्रिएट एक प्रकार फंक्शन बनाना नहीं होता। अगला है, वर्णनात्मक और किस सामाजिक अनुसंधान को दो प्रकार में बांटा जा सकता है? तो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक सामाजिक अनुसंधान के दो प्रकार हैं। अगला है, पार सत्यापन और विश्लेषण तक पहुंचने के लिए कई विधि और स्रोतों को संयोजित करके जब प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम ट्राइंगुलेशन या त्रिभुजनीकरण कहते हैं, त्रिकोणीकरण, त्रिभुजनकरण कहते हैं। तो ट्राइंगुलेशन कहते हैं जब हम समाजशास्त्र में एक से अधिक विधियों का प्रयोग करते हैं। अगला है, वे अनुसंधान विधियां जो संख्यात्मक डेटा एकत्र करने और सांख्यिकीय विधियों के आधार पर मापने व विश्लेषण करने पर आधारित हैं, किस श्रेणी में आएंगे? तो सांख्यिकी है तो उसको मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव कहते हैं। अगला है, किस अनुसंधान विधि का उपयोग बड़े समूह उपभोक्ता व्यवहार पैटर्न के अध्ययन के लिए किया जाता है? तो बड़ा समूह को हम मात्रात्मक विधि के माध्यम से उपयोग करते हैं। अगला है, जब हम किसी सामाजिक घटना के संदर्भ में जटिलता को समझना हो और जिसे वस्तुनिष्ठ रूप से मापा नहीं जा सकता, तो वह कौन सा अनुसंधान बेहतर होगा? अब देखिए, किसी सामाजिक घटना के संदर्भ और जटिलता को समझना हो और उसे वस्तुनिष्ठ रूप में मापा नहीं जाता है, तो वहाँ पे अनुसंधान जो बेहतर होगा वह होगा गुणात्मक अनुसंधान। क्या होगा? गुणात्मक अनुसंधान। तो यहाँ दो जगह गुणात्मक गुणात्मक दे दिया है, तो यहाँ होगा गुणात्मक अनुसंधान। तो यहाँ आयोग ने इसका आंसर गलत दिया है, तो यहाँ होगा गुणात्मक अनुसंधान। अगला है, प्रश्नावली, मतदान तथा सर्वे किस प्रकार की विधि में सम्मिलित होते हैं? तो प्रश्नावली हो गया, मतदान और सर्वे ये सब मात्रात्मक में सम्मिलित होंगे। अगला है, किसे उन मान्यताओं कहा जाता है जो बताती हैं कि दो या दो से अधिक चर किस प्रकार संबंधित हैं? तो प्रश्न थोड़ा पूछने का तरीका अटपटा टाइप का है, क्या सीधा सीधा होना चाहिए कि उस मान्यता को क्या कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक चर एक दूसरे से संबंधित होते हैं? तो उसको हम कहते हैं परिकल्पना। अगला, परिकल्पनाएं शोधकर्ता को अपने किसका परीक्षण करने की अनुमति देती हैं? तो परिकल्पनाएं शोधकर्ताओं को सिद्धांत का परीक्षण करने की अनुमति देती हैं।
अगला है स्पष्टता और अनुभवजन्य रूप से सुदृढ़ होना किसकी विशेषता है? तो भाई स्पष्ट होना चाहिए और अनुभव होना चाहिए, क्या परिकल्पना है। अगला है किसके माध्यम से एक शोधकर्ता छोटे समूह के माध्यम से बड़े समूह के बारे में अध्ययन या निष्कर्ष निकालता है? तो जब हम सैंपल लेते हैं, सैंपल का अध्ययन करते हैं, उसी आधार पर हम उसको बड़े समूह पे लागू करते हैं, तो यह हमारा नमूना या सैंपल हो जाएगा। अगला है नमूना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शोधकर्ता को प्रतिनिधि नमूनों के आधार पर निष्कर्षों को बड़े समूह पर क्या करने के लिए अनुमति देता है? तो सामान्यीकृत करने की अनुमति देता है, जनरलाइज्ड करने की अनुमति देता है, तो यह सही है। अगला है रैंडम कोटा और क्लस्टर। रैंडम कोटा और क्लस्टर क्या है? तो रैंडम हो, रैंडम सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, ये हमारे नमूना लेने की विधि है। अगला कौन सा शब्द सामाजिक वातावरण और मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सांख्यिकी मापन प्रणालियों को संदर्भित करता है? तो सांख्यिकी मापन प्रणाली क्या हो जाएगा? तो सोशल स्टैटिक्स हो जाएंगे। क्या होंगे? सोशल स्टैटिक्स। अगला है कौन सी चीज सामाजिक घटनाओं की तुलना और विरोधाभास करने का व्यवस्थित तरीका होता है? तो तुलना करने के लिए और विरोधाभास करने के लिए इसको सांख्यिकी स्टैटिक्स के माध्यम से किया जाता है। अगला है सांख्यिकी किसका समेकन होता है? तो सांख्यिकी में हमारे क्या आ जाते हैं? फैक्ट। फैक्ट को हम जब इकट्ठा करते हैं तो वह सांख्यिकी के माध्यम से उसका विश्लेषण किया जाता है। अगला है डेटा संग्रह के अपने आप में अंत नहीं है, इससे निष्कर्ष निकालने के लिए इसे ठीक तरह से विश्लेषित किए बिना यह हमारा क्या रहता है? तो अगर हम उसको विश्लेषण अच्छे से नहीं करेंगे तो वह हमारा अधूरा रह जाता है। अगला है किस प्रकार की समानताओं के आधार पर डेटा के बड़े समूहों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो जब केवल विभाजन की बात होती है तो उसको हम क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। अगला है डेटा के वर्गीकरण की कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? तो इसमें तुलना करने में सक्षम होना चाहिए, यह महत्वपूर्ण डेटा सूचना को प्रमुखता से देता है, इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, सही है। यह डेटा के तालिका और विश्लेषण के आधार प्रदान करता है, ये भी बात सही है। यह डेटा को महत्वपूर्ण पहलुओं को छिपाता है, तो डेटा को हम इकट्ठा करेंगे तो छिपाएंगे थोड़ी ना, तो ये हमारा नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ये 4 हो जाएगा। अगला है वर्गीकृत डेटा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? तो जब भाई पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित कर रहे हैं तो उसको हम तालिकाकरण करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, तालिकाकरण। अगला है इसमें से कौन सा कच्चे डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया है? तो सैंपलिंग के माध्यम से नहीं है। इसमें कहा कौन सा कच्चे डेटा को सूचना में बदलने की प्रक्रिया या चरण नहीं है? तो भाई सैंपलिंग जो हमारा डेटा के लिए समूह का चुनाव होता है कि किससे हमें डेटा लेना है। इसके अलावा एडिटिंग, कोडिंग, डाटा एनालिसिस, ये चीज़ें हमारा डेटा विश्लेषण से संबंधित होती हैं, सूचना को बदलती हैं। कच्चा डेटा तो हमने सूचना इकट्ठा किया, वो कच्चा डेटा, लेकिन जब उसका विश्लेषण किए, एडिंग कोडिंग किए, तो वो हमारा परिवर्तित होके हमें निष्कर्ष देता है। तो यहाँ हो जाएगा सैंपलिंग नहीं है। अगला है कौन सी प्रक्रिया या विधि शोधकर्ता को अपने निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से संक्षेपित और दृश्य के रूप में दर्शकों तक पहुंचाती है? तो कौन सी विधि है जो अपने निष्कर्षों को प्रभावी ढंग से संक्षेपित और दृश्य रूप से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए प्रेषित करती है? उसको ग्राफिक्स प्रस्तुति या ग्राफिक प्रेजेंटेशन कहते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद अगले भाग में आगे के प्रश्न देखेंगे, क्योंकि यह बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 150, जो कि अपलोड होने में दिक्कत होगी यहाँ पर। तो बार ग्राफ या पाई चार्ट के द्वारा किस प्रकार की प्रस्तुति का उदाहरण है? तो बार ग्राफ या पाई चार्ट की बात जब हम करेंगे तो वहाँ हमारा ग्राफिक्स होगा, ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन।
ग्राफिक प्रेजेंटेशन। तो आज की वीडियो में हम समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।